गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम +2 क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करते हैं। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा इकोनॉमिक्स के बारे में। न केवल ये +2 के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि उन कैंडिडेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसटेट सीटेट के लिए या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए नहीं होती। ही संतुष्ट नहीं हुई। यह अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। यहीं से 3 क्वेश्चन अराए जाते हैं। पहला कि मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है, मतलब अर्थशास्त्र में मनुष्य के सभी कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाता, लिमिटेड कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और वो कार्य कौन से हैं? वे हैं जो वो सीमित साधनों के संदर्भ में करते हैं। साधन क्या है? साधन कोई भी ऐसी चीज़ या वस्तु जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित है। असीमित होने का मतलब है एंडलेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, जीवन पर्यंत चलती रहती है। असीमित आवश्यकता हमारी लाइफ की स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। जैसे कोई भी इंसान जन्म लेता है तभी शुरू हो जाती है और लाइफ मर जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकता कभी भी ख़त्म नहीं होती और वो एंडलेस है। एंडलेस का मतलब अगर आपकी एक आवश्यकता संतुष्ट होती है तो ऑटोमेटिक दूसरी आवश्यकता जनरेट हो जाती है। लेकिन इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन हमेशा सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों को पहले धन बोला जाता था, इसलिए धन यानी कि अर्थ से ही बना है अर्थशास्त्र। एक इकोनॉमिस्ट को, एक सामाजिक प्राणी जो विवेकशील है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसको कौन सी आवश्यकता को पहले संतुष्ट करना है और कौन सी आवश्यकता को फ्यूचर के लिए टालना है। उसको मैनेज करना पड़ता है, अपने बिहेव को विवेकशील निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए अर्थशास्त्र इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र हमें सिखाती है कि इंसान, मनुष्य अपनी आवश्यकता को कैसे संतुष्ट कर सकता है जिससे उसे अधिकतम कल्याण प्राप्त हो। असीमित आवश्यकता को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को टीवी खरीदने की आवश्यकता है और वो आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसकी जो संतुष्टि है वो सिर्फ टीवी तक नहीं रह जाती, उसको नेक्स्ट टाइम एलईडी चाहिए, बढ़िया से स्पीकर चाहिए, बढ़िया सी एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन से फिर उसको आगे लैपटॉप चाहिए। कभी भी उसकी आवश्यकता है वो संतुष्ट नहीं हो सकती। दूसरा एग्जाम्पल आप पानी का ले सकते हो। हर इंसान को हर मोमेंट पर कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, चाहे वो मेंटली है चाहे वो फिजिकली है। कभी उसको पानी पीना है, कभी उसको चाय पीनी है, ये आवश्यकता कभी भी संतुष्ट नहीं होती। लेकिन उनको आवश्यकता को पूरा करने वाले साधन सीमित है। सीमित होने का मतलब उनकी डिमांड, साधनों की जो डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा होती है। डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। जितने भी साधन हैं, कोई भी धन है, उनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई कम होगी। जैसे अगर आपको अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, मैंने अभी एग्जांपल दिया था टीवी का, रेफ्रिजरेटर का, मोबाइल फ़ोन का, लैपटॉप का, वो जो आवश्यकता है उनको संतुष्ट करने वाला साधन क्या है? आपकी इनकम यानी कि धन। तो आपकी इनकम कितनी भी ज़्यादा हो, आपकी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए जो अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र 2 शब्दों के अर्थ से बना है। अर्थशास्त्र 2 शब्दों के मेल से बना है। एक अर्थ का मतलब होता है धन। धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, धन का मतलब है साधन जिससे आपकी आवश्यकताएं संतुष्ट होती है। एक है शस्त्र। शस्त्र का मतलब है वैज्ञानिक पद्धति, कोई भी मेथड जिससे आप अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सको। इकोनॉमिक्स को ग्रीक भाषा
के दो शब्दों ओक्यो प्लस नेवन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध का मतलब क्या है कि जैसे एक गृहस्थ घर संभालने वाले व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है, उसको घर भी संभालना है, बच्चों की एजुकेशन भी संभालनी है, खुद का मनोरंजन भी संभालना है और अन्य एक्टिविटीज़ को भी संभालना है, लेकिन उसकी इनकम है वो बिल्कुल लिमिटेड है। इनकम तो मंथ में एक बार मिलेगी, लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। इकोनॉमिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्यों है? क्योंकि ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जो भी व्यक्ति समाज में रहता है, अर्थशास्त्र सिर्फ उसके लिए बना है। जो विवेकशील है, जो सोच समझ कर निर्णय ले सकता है, अर्थशास्त्र उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो एक साधु संत है, उसके लिए पैसे से, आवश्यकता से कोई मतलब नहीं है, अर्थशास्त्र उसके लिए मीनिंगलेस है। अर्थशास्त्र उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जो ये सोचता है कि अपने सीमित साधनों से, लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी आवश्यकता, जो कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, उनको कैसे फुलफिल कर सकता है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है जिसमें समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसलिए अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है धन संबंधी परिभाषा, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एडम स्मिथ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को राजनीतिक शास्त्र से अलग डिस्कस किया। एडम स्मिथ से पहले इकोनॉमिक्स को पोल साइंस का एक पार्ट माना जाता था, अलग से स्टडी नहीं की जाती थी। एडम स्मिथ ने सबसे पहले अर्थशास्त्र को डिफाइन करा, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, उसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी: अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। मतलब जो अर्थशास्त्र है वो सिर्फ धन के बारे में बताता है कि धन कैसा होता है, धन को कैसे खोजा जाता है, मतलब किन कारणों की वजह से धन को प्राप्त किया जाता है, राष्ट्रों का धन के प्रति अधिक लगाव क्यों है। सिर्फ अर्थशास्त्र को धन से रिलेट किया है, इसलिए इसको धन संबंधी परिभाषा कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा को आज के टाइम में सिग्निफिकेंस नहीं मान सकते, इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित नहीं है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित है। और वेल्थ डेफिनेशन में अर्थशास्त्र को केवल धन का शास्त्र बना दिया है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के कल्याण के स्थान पर केवल धन का अध्ययन किया जाता है, परंतु धन तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक साधन है। इसलिए अगर कोई इंसान धन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है मनुष्य के कल्याण से, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। धन को मनुष्य से अधिक महत्व देना उचित नहीं है। आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है: भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी थी, या भौतिक कल्याण परिभाषा जो मार्शल ने दी थी वो कौन सी बुक में प्रकाशित हुई थी। ऐसे ही एडम स्मिथ की परिभाषा को किस नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दी। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण विषय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनका उपयोग करने से है। इस परिभाषा के अनुसार जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ उन क्रियाओं का अध्ययन करती है जो हमारे भौतिक कल्याण से रिलेटेड है। भौतिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उनकी प्राप्ति और उनके प्रयोग से है। और आपको पता है धन को भी भौतिक माना जाता है, भौतिक मोह माया बोला जाता है।
लेकिन मार्शल की यह परिभाषा भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं में सभी मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो समाज में हो या समाज से बाहर एकांत में रहते हो। लेकिन वो कौन सी क्रिया होनी चाहिए? आर्थिक क्रिया होनी चाहिए। दूसरा, अर्थशास्त्र में उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए जरूरी है, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे भौतिक हो अथवा अभौतिक। अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनसे कल्याण हो या नहीं हो। जैसे शराब पीने से कोई आर्थिक कल्याण नहीं होता, लेकिन इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो ये एक आर्थिक क्रिया के अंदर आती है। थर्ड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जिसको दुर्लभता संबंधी परिभाषा या स्केर्सिटी डेफिनेशन बोलते हैं, ये परिभाषा रॉबिन्सन ने दी थी। रॉबिन्सन ने 1932 में अपनी प्रकाशित पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उनके उद्देश्य के संबंध में रखने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करते हो। मतलब इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र सिर्फ सीमित साधनों के बारे में डिस्कस करती है कि सीमित साधन क्या है, उनके वैकल्पिक प्रयोग कैसे होते हैं और मानव किस तरह उनके सीमित साधनों के बारे में व्यवहार करता है। रॉबिन्सन की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की भी आलोचना की गई। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चुनाव का या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया। इसने मानव कल्याण के बारे में और आर्थिक समस्या के बारे में कोई बात नहीं करी। आर्थिक समस्या का मतलब चुनाव की समस्या कि आपको क्या करना, लेकिन ये आर्थिक समस्या किससे जुड़ी होनी चाहिए? मानव कल्याण से। जब तक इंसान अपना मानव कल्याण नहीं चाहेगा तो आर्थिक समस्या या चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ओरिएंटेड डेफिनेशन या विकास संबंधी परिभाषा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री सैमुअल्सन, पीटरसन, फर्गुसन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग से संबंध रखते हैं। इस डेफिनेशन में आर्थिक कल्याण की भी बात की जाती है, सीमित साधनों के उचित प्रयोग की बात की जाती है और मानवीय क्रियाओं से भी संबंधित है। इन सब परिभाषाओं को देखकर, समझकर, जानकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। ये स्टडी करता है कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है आर्थिक क्रियाओं में। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने वाले या कल्याण को बढ़ाने वाले आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों के कुशल प्रयोग तथा उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।